you all are watching the YouTube channel A Sit for CA Foundation. तो ये चैनल केवल CA फाउंडेशन के लिए ही नहीं है, बल्कि जो स्टूडेंट्स 11th में हैं या 12th में हैं और वो इकोनॉमिक्स या अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंशियल बुक्स के ऊपर। तो ये फाइनेंशियल बुक्स जो है ये काफी सारे पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगी एंड देन उसके लेक्चर्स हम लोग अपलोड करेंगे। तो चलो आज का जो लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सो फाइनेंशियल बुक्स जो है फाइनेंशियल बुक्स बेसिकली हम कहते हैं किसको है, फाइनेंशियल बुक्स बेसिकली जो हम लोग जो रिकॉर्ड रखता है कोई भी बिजनेस जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है या रन कर रहा है व्हाटएवर इट इज, जब वो अपने बिजनेस में है तो उसकी जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है उसको वो कहीं पर तो रिकॉर्ड करता है, कहीं पे तो वो कोई उसका रजिस्टर लगाया होगा, कुछ तो लगाया होगा, ठीक है। उसको हम फाइनेंशियल बुक्स कह देते हैं। जैसे पुराने जमाने में आपने सुना होगा बही खाते, राइट, जो मुंशी लोग वगैरह रखते थे, दैट वाज अ फाइनेंशियल बुक्स। आजकल तो लोग इतना जैसे रजिस्टर्स नहीं रखते क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं एंड हर लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज ही करते हैं क्योंकि वो इजी भी है और बहुत फास्ट है। उसे डाटा रिट्रीव भी बहुत जल्दी किया जा सकता है कंपेयर टू अ मैनुअल रजिस्टर। बट एनी हाउ एक लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि इसका क्यों किया जाता है, क्या कारण है। तो इसीलिए हम लोग ये सारा डिटेल में रखते हैं। सो फाइनेंशियल बुक्स वो होगी जहाँ पे हम लोग अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। आपकी जो कंपनी का फाइनेंशियल फिगर्स हैं उसको हम फिगर आउट कर सकें, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल बुक्स। अब फाइनेंशियल बुक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वन दे कॉल इट प्रिंसिपल बुक, दूसरे को दे कॉल इट सब्सिडरी बुक्स। अच्छा, सब्सिडरी बुक्स और प्रिंसिपल बुक्स में क्या फर्क है? प्रिंसिपल बुक्स वो होती हैं जो जिससे किसी कंपनी का फाइनेंशियल डाटा निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कंपनी की हालत क्या है, ठीक है। वो प्रॉफिट कर रही है कि उसमें लॉस हो रहा है, उसकी वो कहाँ पे स्टैंड करती है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो प्रिंसिपल बुक्स से प्रोवाइड होती है। सब्सिडरी बुक्स वो होती हैं जहाँ पे ओरिजिनली डाटा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी फाइनेंशियल बुक का, दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। ओरिजिनल एंट्रीज यहाँ पे होती हैं जो एक रिकॉर्ड करने के बाद प्रोसेसिंग के लिए जो ट्रांजेक्शन है इसको प्रिपेयर करता है, दैट इज कॉल्ड द सब्सिडरी बुक्स। अब इन्होंने क्या किया, जो प्रिंसिपल बुक्स थी उसको भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है, टू पार्ट्स। सो वन इज कॉल्ड द लेजर, दूसरा इज कॉल्ड द कैश बुक। सो ये प्रिंसिपल बुक्स में सिर्फ दो चीजें आती है, एक लेजर होता है, कैश बुक होता है। लेजर हम आगे जाके करेंगे, विच इज द मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक। और लेजर्स में बहुत सारे अकाउंट्स आते हैं, ठीक है। जितने भी हमने मेंटेन किए थे फॉल्स अंडर द लेजर। कैश बुक में सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड होती है। अब हम देखते हैं कि सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या। सब्सिडरी बुक में जो कैश बुक है वो केवल प्रिंसिपल बुक ही नहीं है, वो सब्सिडरी बुक भी है। क्यों? क्योंकि कैश बुक भी ओरिजिनल एंट्री शो करता है, पर कैश बुक हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है कंपनी के बारे में। सो इट फॉल्स अंडर बोथ द कैटेगरी सब्सिडरी बुक्स एज वेल एज द प्रिंसिपल बुक्स। सो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि भी कौन सा ऐसी बुक है जो सब्सिडरी भी प्रिंसिपल बुक ही है, देन इट्स ऑलवेज द आंसर इज द कैश बुक, ठीक है। अगर सिर्फ आ जाए कि प्रिंसिपल बुक कौन सी है जो सब्सिडी बुक नहीं है, देन इट्स गोइंग टू बी द लेजर। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, सो रिमेंबर लाइक दैट। अब सब्सिडरी बुक में अदर देन कैश बुक आपका और क्या बुक्स हैं? एक तो हो गया परचेज बुक, दूसरी होगी सेल बुक, सेल्स बुक ले लो आप। तीसरा हो गया परचेज रिटर्न बुक। फोर्थ हो गया आपका सेल्स रिटर्न बुक। एंड देन वी हैव फिफ्थ वन, सेवेंथ वन। bills payable book,
and then we have the general profit. So कितनी subsidiary books होगी? One is cash, second is purchase, third is sales, fourth is purchase return, fifth is sales return, sixth is bills receivable book, seventh is bill payable book, and your eighth is the journal profit. तो 8 subsidiary books in total है. ये आपके CA फाउंडेशन में दी हुई है. बट जो क्लास जो 11th है उसके अंदर बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल नहीं इंक्लूडेड है, सो यू डोंट नीड टू नो द बिल्स रिसीवेबल एंड बिल पेएबल, बट अदर देन दैट एवरी सिंगल थिंग एल्स जो यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेड क्लास 11th सिलेबस. तो चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में अभी कर लेते हैं, जस्ट नॉट डिटेल सॉरी, इसका स्लाइड ब्रीफली कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट. तो कैश बुक तो भी नो कि जो सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन ही करेगा. मिला हमें जहाँ में किसी को हमने पेमेंट की, रिसीट एंड पेमेंट्स ओनली दे आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. परचेज बुक वो होगी जिसमें हम लोग सिर्फ परचेज रिलेटेड एंट्रीज ही करेंगे जो हमारे बिजनेस के लिए हम लोग परचेज करते हैं, लाइक जो हम परचेस करके बेचते हैं, जो सामान जो हमारा बिजनेस ऑफ नेचर होगा. जैसे कोई भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे शूज की हमारी शॉप है तो शूज हम लोग परचेस कर रहे होंगे कहीं से, जहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, व्हाटएवर इट इज. तो वो सिर्फ जो गुड्स हम लोग अपने बिजनेस को रन करने के लिए ले रहे हैं, फर्नीचर बाकी चीजें इसमें नहीं आएंगी. एक चीज का मेक श्योर करो, ठीक है. सो ओनली द परचेस बुक विल हैव दैट. सेल्स बुक वो होंगी जो सेल्स से रिलेटेड होगी, जो हम लोग सेल्स कर रहे हैं. एंड देन देखो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, एक परचेज एक सेल्स है. ये बिजनेस में देखो एक परचेज होता है एक सेल्स होता है, अदर देन लिटिल बिट अदर फंक्शंस. मेनली तो ये 2 फंक्शंस होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए. फिर अगर आप किसी से देखो परचेस कर रहे हो सकता है आपका जो माल आपके पास आया है, गुड्स आई हुई हैं बेचने के लिए, हो सकता है उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, जहाँ वो टूट जाए आते आते रास्ते में, कोई भी रीजन हो कि आप उसको वापस कर रहे हो सप्लायर को, यू सेड दैट आई डोंट वांट इट, टेक इट बैक, ठीक है. तो वो जो रिटर्न होगा इसका मतलब आपको उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे. सो व्हाट दे डू इज कि दे मेंटेन अ सेपरेट बुक फॉर दैट, कि आप जिसमें परचेज रिटर्न कर रहे हो दे मेंटेन अ सेपरेट बुक फॉर दैट. उसके लिए एक सेपरेट रखी जाती है. सेम सिमिलरली सेल्स रिटर्न के अंदर जब आप सामान आप बेच रहे हो किसी कस्टमर्स को, हो सकता है कस्टमर्स को भी वो सामान पसंद ना आए, जहां वो सामान टूटा हुआ उनके पास पहुंचे, जहां क्वालिटी उनको ठीक ना लगे जैसा उन्होंने सोचा था, एंड दे आर रिटर्निंग दी गुड्स बैक टू यू. उसके लिए भी हम लोग सेपरेट बुक रखते हैं जिसमें हम लोग सिर्फ सेल्स रिटर्न के बारे में ही लिखते हैं. अब ये सेपरेट क्यों रखा हुआ है परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न? द ओनली रीजन इज क्योंकि देखो आप जब बिजनेस करते हो थ्रू आउट द ईयर आपकी कितनी परचेजेस होती हैं, कितनी सेल होती है, यू नो, एंड देन दे हैव दैट बुक मेंटेन. अगर उसमें ही वो रिटर्न भी डालने लग जाए, सेल्स की भी सेल्स के अंदर डालने लग जाए, तो कितना वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. एक ना दे कैंट मेक, उसमें गलतियां होने के ज्यादा चांसेस है पहली बार. दूसरी चीज है जब वो सेपरेट इसको रखेंगे दे कैन ऑल्सो सी कि हमारा जैसे हमारे सेल्स है कितना रिटर्न वापस आ गया, तो दे कैन सी दैट उसके सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है. अगर आपको सेल्स रिटर्न वापस आती है इसका इन अदर वर्ड्स मींस कि आपकी रेवेन्यू कम हो रही है, क्योंकि यू हैव टू पे दैट मनी बैक, है ना, आपको पैसा वापस देना पड़ेगा कस्टमर को, तो उसने सामान आपको वापस दे दिया है. तो ये जो चीजें हैं ये इनको शो करेंगी, देन दे कैन एनालाइज इट लेटर ऑन कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, दे कैन वर्क ऑन दैट टू इम्प्रूव द बिजनेस. सो इसीलिए इन्हें सेपरेट रखा जाता है. इसके बाद आ गया 6 नंबर पे बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक्स. ये एक्चुअली प्रॉमिसरी नोट से रिलेटेड है कि जैसे बिल्स रिसीवेबल बुक है, दिस इज बेसिकली रिसिप्ट ऑफ द प्रॉमिसरी नोट्स फ्रॉम द अदर पार्टीज, एंड बिल पेएबल होगा व्हेन यू इशू द प्रॉमिसरी नोट्स टू द अदर पार्टीज. इसको हम डिटेल में आगे जाके करेंगे. ग्रेड 11th को फिक्र करने की जरूरत नहीं है रिलेटेड टू दैट. एंड द लास्ट वन 8th वन इज द जर्नल प्रॉफिट. जो ट्रांजैक्शंस इन किसी भी 7 बुक्स के अंदर फॉल नहीं होती हैं, एनी ट्रांजैक्शंस जैसे वो कैश से रिलेटेड नहीं है, परचेज से रिलेटेड नहीं है, सेल से रिलेटेड नहीं है, परचेज रिटर्न से नहीं है, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड नहीं है, बिल रिसीवेबल से नहीं है, बिल पेएबल से भी नहीं है, सो वो जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी जर्नल एंट्री जर्नल प्रॉपर में की जाती है. फॉर एग्जांपल जैसे डेप्रिसिएशन आप लोग उसकी जर्नल एंट्री करोगे ऑन अ मंथली बेसिस, या अमोर्टाइजेशन अदर वर्ड्स, तो फिर वो जनरल प्रॉफिट के थ्रू होगा क्योंकि वो एंट्री इनके अंदर फॉल नहीं होगी, ठीक है. ऐसे की और भी एंट्रीज होती हैं जो हम लोग जनरल प्रॉफिट के थ्रू करते हैं. अच्छा, अब देखो परचेज बुक जो है दिस वन एंड परचेज रिटर्न,
बेसिकली इन ये जो है इसको कौन डील करता है? एक तो एपी डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट पेएबल जिसको बोलते हैं हम लोग एपी, प्लस परचेजिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, ये मैं आपको तो बता रही हूँ तो दैट यू कैन हैव अ बिगर पिक्चर कि ये चीजें कैसे वर्क होती हैं। तो एपी डिपार्टमेंट एंड परचेजिंग डिपार्टमेंट कंबाइन होते हैं इस चीज के लिए। जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो परचेस करता है सप्लायर्स के थ्रू, एंड देन जो एपी डिपार्टमेंट है दे पे दो सप्लायर्स, क्योंकि जो परचेसिंग होती है वो बेसिकली क्रेडिट के ऊपर ही हो रही है। ठीक है, आपने उनको पैसा वापस बाद में देना है सप्लायर्स को, एंड देन दे गो थ्रू विद द परचेसिंग डिपार्टमेंट की भी इसको दें या ना दे, दिस काइंड ऑफ इंटरनल थिंग बिटवीन एपी एंड परचेसिंग। तो वो सप्लायर्स को उसके बाद पेमेंट होती है। सो परचेसिंग एंड परचेज रिटर्न बुक दे डेल्ट विद एपी एंड परचेसिंग, दोनों ही इस चीज को डील करते हैं। अब देखो सेल्स और सेल्स रिटर्न की जब बात करते हैं तो इसमें आ जाता है एआर, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल्स, प्लस द सेल्स डिपार्टमेंट। तो सेल्स जब देखो, अब सेल्स ने तो बेच दिया किसी को, अब बेचा भी मोस्टली जो होता है वो क्रेडिट पे ही गया होता है कस्टमर्स को, जो उनके कस्टमर्स होते हैं। फिर उन जो एआर डिपार्टमेंट में बैठे होते हैं अकाउंटिंग क्लर्क्स, उनका काम होता है कि वो जो मनी है उनसे रिट्रीव करें, दे सेंड देम द बिल्स, दे सेंड देम द इनवॉइसेस, राइट, जो भी पीरियड है 15 डेज व्हाटएवर, and then their job is to send those ones, collect the money, make the transactions in the book. So उनका काम ये हो गया, and sale departments keep a watch on that and they work together as well. अच्छा, अब आता है जनरल प्रॉफिट। जनरल प्रॉफिट जो है बेसिकली दैट इज डेल्ट विद द अकाउंटेंट्स, मोस्टली अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है वो जनरल प्रॉफिट से ज्यादा डील करता है, और किसी डिपार्टमेंट का इसके साथ लेना देना नहीं है, क्योंकि बाकी जो एंट्रीज हैं वो अकाउंटेंट अपने, जैसे जैसे आप फ्यूचर में सीए बन जाओगे तो आप ज्यादा मोस्टली इस चीज में डील करोगे, अकाउंटिंग दिस जनरल प्रॉफिट में। ठीक है, आप इन चीजों में डील करोगे व्हेन यू आर एट अ वेरी सीनियर लेवल, यू विल कीप अ वॉच ऑन देम कि ये कैसे हो रहा है, बट मैनुअली आप इसमें जाकर काम नहीं करोगे। हो सकता है कोई इश्यू आ जाए, यू हैव टू रिजॉल्व दैट परचेजिंग जैसे एपी वगैरह, बिकॉज बी यू आर सीनियर हेड ऑफ द एपी क्लर्क और द एआर क्लर्क, राइट। तो आप उनको देखेंगे या आप देखेंगे इतना क्यों नहीं अमाउंट आपने अभी तक कलेक्ट किया, राइट, यू विल वांट अ समरी ऑफ दोस वंस सेल्स की। सो you will also work on that, but you will keep a watch on them. You will not work मैनुअली कि आप एपी एंट्रीज कर रहे हैं जहां आप एआर एंट्रीज कर रहे हैं। हाँ, आप जर्नल एंट्रीज जरूर कर रहे होंगे बेस्ड ऑन योर पोजीशन कि आप सीनियर है, कंट्रोलर है, क्या है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट, so anyway, so this was a very brief introduction for the subsidiary books. तो subsidiary books का याद रखो, they are all the original entries जहाँ पे entries originate हो रही हैं and they are getting ready to be processed. तो जब ये एंट्री सब हो जाती हैं, चाहे वो कैश बुक है, कोई भी एंट्रीज हैं, जब वो एंट्रीज हो जाती हैं जनरल एंट्रीज, चाहे वो परचेसिंग के थ्रू, सेल्स के थ्रू, काउंटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू, व्हाटएवर, एंड देन दे आर रेडी टू बी पोस्टेड टू लेजर्स। फिर लेजर पिक्चर में आता है, once they being posted, then the entry is complete and done, and then they move, फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है after ledger, which is the trial balance and the financial statements, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। but I just wanted to make sure कि भी आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि subsidiary books की जो original entries हैं, once they are done on a monthly basis and then they are being posted to the ledgers, and then the cycle, half of the cycle is complete. तो आज हम लोग सिर्फ कैश बुक के बारे में बात करेंगे और फिर हम इनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो कैश बुक के बारे में बात करते हैं। सो कैश बुक जो है, कैश बुक को उन्होंने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन दे कॉल इट सिंपल बुक, जिसको सिंगल बुक भी कहा जाता है, सिंगल कॉलम कह जाते हैं। सेकंड इज द डबल कॉलम, थर्ड इज द ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम को 3 कॉलम्स भी कहा जाता है।
ठीक है, डबल कॉलम को 2 कॉलम भी कहा जाता है, एंड आई हैव ऑलरेडी रिटन सिंपल को हम लोग सिंगल कॉलम है। ठीक, सिंपल बुक फर्स्ट है, सो दे आर 3 in total, 1 2 3, one is simple, one is double, and the third one is a triple. अच्छा, अब इसको याद कैसे रखोगे, इनमें डिफरेंस क्या, वो अब हम अभी डील कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोई इलस्ट्रेशन उठाएंगे और फिर उनको तीनों को करेंगे। तो सिंपल में क्या होता है कि जो कैश का कॉलम होता है सिर्फ एक होता है, सो देयर इज वन कॉलम फॉर अ कैश ओनली। सो इसमें सिर्फ कैश की बात ही होती है कि कैश आई कैश गई, बाकी की जो ट्रांजेक्शन है जैसे आपने परचेस किया कुछ क्रेडिट पे, वो सब इस बुक में रजिस्टर नहीं होता। ठीक, अभी हम आगे करेंगे इसमें। अच्छा, डबल कॉलम में क्या होता है, कैश होता है जहां कैश के साथ बैंक होता है। ठीक, और कैश के साथ होता है डिस्काउंट। सो देयर इज 2 ऑप्शन, डबल कॉलम में 2 कॉलम्स होंगे, एक तो कैश का होगा ही होगा 100%, देखो कैश तो तीनों में होगी, नो डाउट कैश होगी, बट दूसरा जो कॉलम होगा जहां तो वो बैंक का होगा, जहां फिर वो डिस्काउंट का हो सकता है, ईदर वन ऑफ देम, पर वो एक का होगा, दोनों का नहीं हो सकता। थर्ड कॉलम में कैश भी होगी, बैंक भी होगा, एंड आपका डिस्काउंट भी होगा। ठीक है, सो तीनों में तीनों आ गए, कैश भी आ गई, बैंक भी आ गया, डिस्काउंट भी आ गया, पर दूसरी में ही सिर्फ ये फर्क है कि देखो आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें देखें कि वो आपको क्या चाहते हैं कि जो डबल कॉलम है या 2 कॉलम है वो कैश एंड बैंक का होना चाहिए या कैश एंड डिस्काउंट का होना चाहिए, दे विल स्पेसिफाई दैट, तो उसके बेस पे आप डबल कॉलम्स बनाएं। ठीक है, अगर उन्होंने बोला कि ट्रिपल कॉलम बनाओ तो यू नो दैट कि इसमें कैश भी आएगा, बैंक भी आएगा और डिस्काउंट भी आएगा, देयर इज नो अदर क्वेश्चन। हो सकता है वो क्वेश्चन में लिखे भी ना, बिकॉज दे वांट यू टू नो कि भी ट्रिपल कॉलम का मतलब ही यही है कि तीनों चीजें होनी चाहिए। और अगर सिंपल आ गया तो सिर्फ कैश ही है, याद रखिए, इसमें ना तो बैंक आएगी ना ही इसमें डिस्काउंट आएगा। सो ये 3 डिफरेंट काइंड की बुक्स होती हैं जो मेंटेन की जाती हैं। आजकल हो सकता है रजिस्टर्स ना मेंटेन हो, बिकॉज अगेन आई सेड दैट अर्लियर आल्सो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं जिसमें सब कुछ होता है। सो बट जो उसका लॉजिक है वो ये है। okay. तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि देखो बेसिकली ये टी बार की तरह होगा। टी बार आपको पता ही है, एक डेबिट साइड होता है लेफ्ट एंड राइट साइड एकदम क्रेडिट होता है। सो ये जो आपने बनाया प्लस से, सो ये कैश बुक, ये जो लिख रहे हैं हम लोग कैश बुक सिंगल है। ठीक, सिंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये 2 पार्ट्स होंगे, तो ये वाला होगा डेबिट साइड, दैट विल बी अ क्रेडिट साइड। सो हम इसको लिख लेते हैं, दिस इज डेबिट एंड दिस इज अ क्रेडिट। सो जनरली जब भी हम लोग ये बनाते हैं तो यू ऑलवेज हैव सीन दैट इन द प्रीवियस वंस टू कि यहाँ पे अमाउंट होगा, फिर आपका लेजर फोलियो हो जाएगा जिसको हम छोटे से बनाते हैं अभी, बिकॉज़ वी विल टॉक अबाउट दैट इन लेजर्स। फिर आ जाता है आपकी पर्टिकुलर्स, आ गया डेट। ठीक है, सेम चीज हम वहां पे भी बना लेते हैं, डेट पर्टिकुलर्स and then we have the ledger first. ओके, तो ये देखो आपने लिखोगे डेट कहाँ पे, और ये भी डेट हो जाएगा, ये हो गया पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, पाउंड, हम इंडिया में है तो इट्स इन रुपीस, दिस इज पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। ठीक है, इतना आपको बनाना आना चाहिए। जब हम कैश बुक की बात करते हैं, जो यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा है, पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, नॉट अ बिग डील, बट यहाँ पे आप रिसीट भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिसीट या रिसीव्ड व्हाटएवर, आपको कैश मिला, रिसीव। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखते हो पेमेंट, आप पेमेंट भी लिख सकते हो, पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, बट आपकी फायदे के लिए होता है कि अगर पेमेंट लिखोगे यू कैन अंडरस्टैंड कि ये पेमेंट जा रही है।
चलो अब जो इलस्ट्रेशन हम लेने वाले हैं उसको स्टार्ट करते हैं। सो मेरे पास ये है एक इलस्ट्रेशन, ये मैंने एनसीईआरटी ग्रेड 11th के लिए, पेज नंबर मुझे याद नहीं है, बट this is regarding the transactions related to Rupa traders, MS Rupa traders, and they want to record this in a single column cash flow. So एक चीज और ये पे ध्यान रखो, जब आपके देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो सीए फाउंडेशन है, चाहे वो ग्रेड क्लास 11th का में आ रहा है, जब भी आपको ऐसा कैश बुक बनाने के लिए दी जाए, केवल ये सब बना के छोड़ मत दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कैश बुक किस कंपनी की है, आपको वो लिखना बहुत जरूरी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन टॉप यू हैव टू राइट, अब यहाँ पे रूपा ट्रेडर्स है, सो वी विल राइट रूपा ट्रेडर्स। इसके नीचे लिख दो आप कैश बुक, ब्रैकेट में लिख दो सिंगल कॉलम, ठीक है। ये लिखना बहुत, अदरवाइज अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। जैसे आपको याद होगा, हम लोग इंग्लिश में कोई लेटर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, उसका एक स्टार्टिंग होता है, फिर एक एंडिंग होता है, फिर स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन होती है, फिर बॉडी होती है, फिर कंक्लूजन होता है, राइट, एंड दैट्स हाउ यू गेट द मार्क्स। चाहे आपने बहुत अच्छा उसकी बॉडी लिखी हो, पर अगर आपने डेट मिस कर दी स्टार्टिंग में, आपने टू वगैरह वो सारा कुछ मिस कर दिया, कॉमा मिस कर दिया, एंड में आपने सब कुछ मिस कर दिया, यू विल लूज क्वाइट अ बिट ऑफ मार्क्स, आपके काफी मार्क्स कट जाते हैं। सो मेक श्योर करो जब आप ये सब करते हो तो ये सब चीजें लिखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके भी मार्क्स होंगे और आपके नहीं तो कट जाएंगे। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ये 2017 की ट्रांजैक्शन है, मंथ है नवंबर, ठीक है। तो जहां तो आप स्टार्टिंग जो ईयर है ऊपर लिख लो, इफ यू डोंट वांट टू कीप ऑन राइटिंग। जब आप लोग ये बना रहे हो तो आप जैसे कई बार हम साथ में लिखते हैं नवंबर 1 2017, अगर वो सारा 2017 आप बारी बारी नहीं लिखना चाहते तो आप पहले ऊपर में 2017 लिखो, सो दैट इट शोज कि दिस इज द ईयर 2017। अगर आप ये नहीं लिखोगे, सिर्फ नवंबर 1 नवंबर 2 लिख के छोड़ दोगे, देन अगेन यू विल लूज मार्क्स, क्योंकि ये हमें क्या पता है कौन से ईयर का है। नवंबर का तो है, हो सकता है 2016 का हो सकता है 2015 का हो, तो वी रियली नीड टू नो कि ये किस साल का है, सो वी रियली नीड टू पुट द ईयर फर्स्ट, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब स्टार्टिंग में है कि नवंबर 1 को दे हैड अ कैश इन हैंड। जब ऐसी लाइन आई, उन्होंने ये नहीं कहा बिजनेस स्टार्ट किया है, उन्होंने कुछ और नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा बैंक खोली है, उन्होंने सिर्फ कहा कि कैश हमारे हाथ में इतनी थी, ठीक है। तो इसका मतलब इन अदर वर्ड्स अकाउंटिंग में ये माना जाता है कि ये जो कैश हैंड की बात कर रहे हैं, दिस इज कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, क्योंकि हर मंथ को हम क्लोज करते हैं, फिर न्यू मंथ रीओपन करते हैं, ठीक है। सो जो क्लोजिंग के टाइम पे कैरिड फॉरवर्ड था, उस टाइम पे जैसे हमारे यहाँ लिखा होता है कैरिड डाउन, जिसको इन अदर वर्ड्स कैरिड फॉरवर्ड भी कहा जाता है, कि वो वहां से आके इस मंथ में ब्रॉट डाउन हुआ। सो दैट इज अ ओपनिंग बैलेंस फॉर दिस मंथ। तो इन अदर वर्ड्स ओपनिंग बैलेंस भी आप सोच सकते हो उसका इजी वर्ड। सो कैश इन हैंड इज 30,000। सो 30,000 लिखा हुआ है, इट मींस हमारे पास है। सो इसका मतलब इन अदर वर्ड्स, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सिखाया था, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। और अगर आपने वो अच्छी तरह किया होगा कि अगर ये प्लस है ये माइनस है, दिस इज डेबिट, मींस डेबिट से इंक्रीज होता है और एसेट क्रेडिट से डिक्रीज होता है। सब में देखो डेबिट और क्रेडिट तो आएगा ही आएगा, बट वो उसका लॉ कैसे अप्लाई होता है, उसका लॉजिक कैसे अप्लाई होता है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा इसका मैंने दोनों का ये बताया था, इसका भी और कैपिटल का अगर भी हो गया, सॉरी, ठीक है, कि अगर ये प्लस करना है और ये माइनस है, तो इसके माइनस साइन से ये एकदम क्रेडिट होगा, अंदर से डेबिट होगा, ठीक है। आप इसको कंफ्यूज मत हो, कई वो लोग क्या करते हैं इसको प्लस लिख देते हैं, मैंने ये भी देखा, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। आपका जो क्रेडिट है वो नेगेटिव का ही साइन से ही चलेगा, बिकॉज क्रेडिट को नेगेटिव ही माना जाता है, तो जितना नेगेटिव क्रेडिट होगा वैसे ही वो बढ़ता जाएगा। एंड डेबिट इन अदर वर्ड्स आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे डेबिट इसको कम कर रहा है, क्रेडिट इसको इंक्रीज कर रहा है। ये लॉजिक आपको अंडरस्टैंड करना है, और आप ये अंडरस्टैंड करते हो तो आप फिर कोई भी आइटम कर सकते हो, कोई भी चीज कर सकते हो, क्योंकि सारा लॉजिक इसके ऊपर बेस्ड है। अब देखो कैश अगर हमारे हैंड में है 30,000, ठीक है, उन्होंने कहा कैश दिस इज एसेट, कैश क्या मानी जाती है, आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कौन से आइटम एसेट्स होती हैं, कौन सी लायबिलिटीज हैं, कौन सी शेयर होल्डर इक्विटी है कैपिटल के अंदर आती है, ठीक है। यू रियली नीड टू नो दैट। सो कैश एसेट में फॉल करती है। अगर कैश एसेट में फॉल करती है तो ये कैसे इंक्रीज होगी, इंक्रीज कैसे होगी, डेबिट से होगी, दैट इज प्लस, और घटेगी कहाँ से, क्रेडिट से।
कम हो जाएगी। सो राइट नाउ अगर हमारे पास 30,000 पड़ा हुआ है, वो कम तो नहीं हुआ, वो डेबिट ही है, राइट, इट्स अ पॉजिटिव अमाउंट, तो पॉजिटिव डेबिट में रहेगा। सो हमारी एंट्री कहाँ आएगी, दिस साइड, डेबिट साइड। तो हम लोग लिख देंगे brought down, सही है, बैलेंस पिछला बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेजर फोलियो को मैं लेजर में बताऊंगी, बेसिकली सिर्फ पेज नंबर होता है, बट वी विल टीच यू एट दैट टाइम। अमाउंट कितना बोला था, 30,000, सो वी विल राइट 30,000 यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंट्री जो थी 2017 की थी, नवंबर, कौन सी डेट है फर्स्ट, और मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू रीड आउट एवरी सिंगल थिंग। ओके, दूसरी है नवंबर 4 को, they had a cash received from गुरमीत। अब उनको कैश आया है गुरमीत से। अब देखो कैश आया है, अगर कैश आया है तो इट शुड बी डेबिट और क्रेडिट। डेबिट होगा क्योंकि हमारे पास आया है, गया नहीं है, वी डिडंट पे, वी रिसीव्ड, इन अदर वर्ड्स, ठीक। सो हम लोग क्या करेंगे, नवंबर 4 को गुरमीत अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, एंड देन कितना आया है, 12,000, ठीक है। ये लॉजिक समझ आ रहा है। ओके, थर्ड है नवंबर 8 को, इंश्योरेंस पेड फॉर एनुअल इंस्टॉलमेंट 6,000। अब देखो कैश हमने पे की है, हमारे पास पे मनी आई नहीं है, कैश आया नहीं है, हमने क्या किया है, इंश्योरेंस कोई पेमेंट की है, ठीक है, इंश्योरेंस की, और कब की है, नवंबर 8 को। तो आई विल राइट हियर नवंबर 8 इंश्योरेंस, और कितनी पे की है यहाँ पे, 6,000। अच्छा एक चीज और, आप देखो यहाँ पे भी लिख सकते हो, पर मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका कारण ये है, मैं हरदम ये एक बड़ा क्लीन फॉर्मेट होता है, क्योंकि देखो डेट 4 के बाद नवंबर 8 आता है। सो अगर इफ यू गो इन नेक्स्ट लाइन दैट विल हेल्प यू। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप यहीं पे लिख दो, इट लुक्स लाइक, वैसे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट डजंट लुक वेरी नाइस एंड क्लीन। सो एक अपनी हैबिट बनाओ कि अगर आप ये सब क्वेश्चंस कर रहे हो, देन यू ऑलवेज राइट इन नेक्स्ट लाइंस, की जैसे जैसे जाती जा रही है आपकी नेक्स्ट लाइंस आती जा रही है। अदरवाइज यू कैन डू सम मिस्टेक्स आल्सो, मान लो यहाँ लिखे आप गलती भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है नवंबर 13 को, परचेज फर्नीचर 13,800। अब देखो यहाँ पे हमने फर्नीचर बाय किया है, परचेज वर्ड भी आया है, और हमने इसको, कई बच्चे गलती करते हैं, परचेज फर्नीचर लिखा हुआ है, परचेज भी है बट फर्नीचर भी है। फर्नीचर का मतलब ये हुआ कि ये कोई फर्नीचर हमने बिजनेस के यूज के लिए लिया है, रन करने के लिए लिया है। हमने जो हमारा बिजनेस का जो नेचर है, उसको हम, उसमें हम फर्नीचर नहीं बेच रहे हैं। अगर तो ये फर्नीचर का बिजनेस होता फिर तो अलग बात थी। मान लिया मेरी शूज की शॉप है, उसमें मैंने एक टेबल और कुर्सी खरीद ली वहां पे बैठने के लिए, स्टोर के अंदर, तो वो तो मैंने अपने बिजनेस को रन करने के लिए, मैं सारा दिन तो मैं खड़ी नहीं रह सकती, राइट, आई नीड समथिंग टू सिट, आई नीड सम टेबल जिसके ऊपर मैं कंप्यूटर रखूंगी। तो वो बिजनेस रन के लिए मैंने परचेस किया था। ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करने की, यहाँ पे जो जो परचेस वर्ड आया है, ये एक एसेट को हमने खरीदा है बिजनेस रन करने के लिए, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कंप्यूटर भी हो, एनी सिंगल थिंग। अगर लिखा हो परचेस कंप्यूटर, आपको अंडरस्टैंड राइट वे करना है कि ये बिजनेस का नेचर डिफरेंट था, पर ये अपने बिजनेस को रन करने के लिए ले रहा है। जैसे ये वर्ड चीजें आती है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एसेट। अगर ये एसेट है, एसेट तो हमने ले लिया, फर्नीचर तो ये चलो आ गया। अगर मैं फर्नीचर को भी ऐसे लिखूं, फर्नीचर है, ये भी एसेट है। अब देखो, एसेट है, डेबिट है, ये बड़ा, प्लस क्रेडिट की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, तो डेबिट आ रहा है, वी हैव टू डेबिट द फर्नीचर। बट ऑन द अदर एंड, इसका दूसरा एंड क्या हो रहा है, कैश देनी पड़ रही है ना हमें, फ्री तो हमको कोई देता नहीं है, फर्नीचर भी कोई फ्री तो देगा नहीं, तो हमने कैश दी वो फर्नीचर को लेने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ कैश की एंट्रीज हो रही है कि हमने जो कैश है वो किसके लिए दिया, फर्नीचर को पेमेंट दी है, फर्नीचर लिया हमने। तो कितना दिया है फर्नीचर के लिए, इट्स अबाउट 13,800, ठीक है। और ये नवंबर को हुआ है, फर्नीचर अकाउंट तो वो अकाउंट का है, एंड फॉर नवंबर 13 को, तो ये अमाउंट पे हुई है, सो वी पेड दैट, इट गोज ऑन द क्रेडिट साइड। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है नवंबर 16 को,
which is a sales sold good for cash 28,000. अब देखो सेल्स हुई है कितने की हुई है 28,000 की हुई है। अब हमने सामान बेचा, हमें सेल्स जो उसकी अमाउंट आई है वो 28,000 उसमें कैश मिला है, उसमें लिखा भी हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगर यहाँ पे कैश ना लिखा होता देन इट्स काइंड ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन कि कैश तो आई नहीं है, सेल हुई है, मे बी इट्स ऑन अ क्रेडिट, फिर हम लोग इस एंट्री को नहीं करते। पर ये लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश पे हमने सामान बेचा, जो भी हमारा बिजनेस है, नवंबर 16 को, और हमारे 28,000 कैश हमारे हाथ में आ गया। हाथ में आने का मतलब है वी रिसीव्ड, तो वो डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद है नवंबर 17 को परचेज गुड्स फ्रॉम मुडी इन कैश विच इज 17,400। अब देखो हमने नवंबर 17 को परचेज किए, फिर से गुड्स परचेज किए हैं, और क्या परचेज किए हैं, कैश में परचेज किए हैं। अब ये देखो परचेज तो गुड्स हुई है पर कैश में हुई है, देखो डिफरेंस देखो यहाँ पे, परचेज गुड्स, इसका मतलब ये इसका बिजनेस का नेचर वाला गुड्स है जो वो सामान बेचता है। कैश बुक पे राइट नाउ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिपेंड है, क्योंकि इसने लिखा था परचेज गुड्स फ्रॉम मुंडी इन कैश, उसने फिर से कैश वर्ड यूज किया, तो वी विल यूज दैट। अगर ये लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम मुंडी और लाइक लेट्स से 14,000 और व्हाटएवर एंड डजंट स्पेसिफाई कैश और व्हाटएवर, फिर इसका मतलब था ये क्रेडिट पे चला गया, तो हम इसको यहाँ पे एंटर नहीं करते, ठीक है। तो अब इसने परचेज किया है गुड्स फ्रॉम मुंडी इन कैश 17,400, जो हम यहाँ लिख देंगे, और डेट कितनी थी, नवंबर 17। उसके बाद नेक्स्ट है नवंबर 20 को दे परचेज अ स्टेशनरी 1,100। नवंबर 20 को स्टेशनरी 1,100, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी देखो, ये भी एसेट ही है एक तरह का, स्टेशनरी भी, हालांकि एक्सपेंस होगा लेटर ऑन, पर राइट नाउ स्टेशनरी इज अ एसेट, तो उसको हमने कैश पेमेंट की है, दैट विल बी 1100 ऑन दैट साइड। जैसे फर्नीचर का नाम लिखा जाता है, जब गुड्स आ जाएंगी तो हम सिर्फ लिखेंगे परचेज गुड्स। नेक्स्ट है नवंबर 24 को दे पेड अ कैश टू रुकमंड इन फुल सेटलमेंट ऑफ एन अकाउंट। अब उन्होंने किसी को कैश पेमेंट की है, कुछ सामान लिया होगा रुकमंड से, मोस्ट प्रोबेबली परचेज गुड्स की होंगी, ठीक है। तो क्योंकि उस बंदे का अकाउंट का नाम लिखा हुआ है इसीलिए, दिस इज व्हाट हिंट्स आर, बट इन दिस कैश बुक इट डजंट मैटर बिकॉज कैश आई है 12,500 की, सॉरी कैश पे हुई है रुकमंड को इन फुल अमाउंट, सो वी विल राइट हियर and okay, next is November 27 sold goods to Kamal for cash. अब फिर से सामान बेचा है, हमारे पास कैश आई है which is 18,200 and that is on November 27th and this is a sales. अब देखो सेल्स का नेचर भी आपको ये याद रखना है कि सेल्स जब आती है तो कैपिटल इंक्रीज होती है, कैपिटल का नेचर क्या है, क्रेडिट है, इसका ऑपोजिट हमारे को कैश मिल रही है, so that will be debited, right? So 18,200 हमको रिसीव हुआ, हमारे पास आ गया, we own it, that's why we write on the debit side. अब उसके बाद है paid monthly rent November 30th, that is 2,500. अब नवंबर 30th को रेंट पे किया है, कितना पे किया है 2,500, सो 2,500 हमने कैश दे दी, सो हमारे हाथ से चली गई, ठीक है। वी हैव टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड, इट्स वेरी सिंपल वन। पेड सैलरी फॉर 3,500, फिर आपने सैलरी पे की है और 3,500 which is also on November 30th, ठीक। Then they had a last one is 8,000 they deposited in the bank, so November 30th, so this is a bank and what is amount 8,000। अब देखो कोई कह सकता है बैंक यहाँ पे क्यों लिखे, बैंक तब लिखे, बैंक में डिपॉजिट 8,000 हुए हैं नो डाउट, बट हमारे हाथ से कैश तो निकल गई ना, कैश तो कम हो गई, हमने कैश यहाँ घर से ली या बिजनेस से ली और जाके हमने
बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट कर दी, बट हमारे दुकान में से, हमारे बिजनेस के वेयर हाउस में से वो उतनी कैश कम हो चुकी है, सो वी हैव टू रिकॉर्ड दैट कि कैश जा चुकी है, कहाँ जा चुकी है, बैंक में जा चुकी है, ठीक है, वी नीड टू नो। सो दीज आर ऑल द एंट्रीज हियर। अच्छा, सब्जेक्ट एंट्रीज होती है, फिर अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, ये भी देखो, इट्स वेरी इजी। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एंडिंग कॉलम बनाया जाता है, विच इज अ टोटल कॉलम, बेसिकली टोटल ऑफ दैट डेबिट अमाउंट, सेम चीज टोटल ऑफ द क्रेडिट। ये जो दोनों कॉलम होते हैं एक दूसरे को फेस करते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली नीट एंड क्लीन और राइट में देखने के लिए होता है, एंड दिस मेक सेंस। ये नहीं है कि ये यहाँ पे होगा वो वहां पे होगा, ठीक है, ये कन्वेंशन है, कहीं लिखा नहीं है, everybody follows it so that it looks more nicer, cleaner, numbers are very straightforward कि हाँ ये है, ठीक। अब डेबिट का टोटल कर लो और आप क्रेडिट का टोटल करो, आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये है कि लेट्स से अगर आप इसको टोटल करते हो, मेरे पास टोटल दिया हुआ है यहाँ पे, that is 88,200, so 30,000 है, 12, 28 and 18, so that is 88, ठीक है, ये डेबिट का टोटल है 88,200। सारा अगर आप टोटल करते हो क्रेडिट्स का, दैट विल बी इक्वल टू 64,800, एंड देन यू माइनस दैट फ्रॉम द 88,200। हरदम यहाँ पे जो अमाउंट है वो 88 ही आएगी। आप दोनों साइड में सेम अमाउंट लिखोगे, जो डेबिट में अमाउंट आ रही है 88,200, सेम अमाउंट आप क्रेडिट के एंडिंग बैलेंस में लिखोगे 88,200, और आपको इसको जो क्रेडिट का टोटल है उसको माइनस करना है डेबिट के अमाउंट से, जो व्हाटएवर द रिमेनिंग अमाउंट जो हमारी 23,400 आ रही है, दैट विल बी रिटन हियर। सो अगर 23,400 यहाँ पे लिखोगे तो टोटल आ जाएगा 88,200, आप उसको बैलेंस कर रहे हो। सो उसके लिए लिखा जाता है बैलेंस कैरिड डाउन, डेट होगी आपकी November 30। So this account is, this single column is done। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं और स्पेसिफाई करना चाहूंगी, डोंट थिंक कि अगर आप, हम लोग जो एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे सिंगल कॉलम की, कि अगर देखो मैंने यहाँ गुरमीत अकाउंट दिया 12,000 तो एक सिंगल एंट्री है, नो, इसकी एक ऑपोजिट एंट्री कहीं ना कहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ नहीं हो रही है, कैश बुक में नहीं हो रही है, बट समवेयर इट इज हैपनिंग, क्योंकि इट हैज टू फॉलो द अकाउंटिंग रूल, डबल एंट्री सिस्टम। अगर ये वो फॉलो नहीं करता देन ये गलत हो जाएगा, ठीक है, आपका जो अकाउंटिंग का बेस है वो गलत हो जाएगा। सो डोंट थिंक आपके ब्रेन में कि हो या एक एंट्री कर दिया सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट द अदर पिक्चर, नो। आप अगर गुरमीत का अकाउंट में आपको फॉर एग्जांपल थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, सो दैट यू गाइस अंडरस्टैंड, यू डोंट नीड टू मेक इट, अगर आपके क्वेश्चन में ये आ जाए क्वेश्चन, आपको ये एक्स्ट्रा करना नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ कि रियल में होल अकाउंटिंग कैसे होती है, ठीक है। सो मान लिया कि ये भी रूपा के दूसरे अकाउंट्स हैं, ठीक है, इसी कंपनी के अकाउंट्स होंगे, तो आपका डेट से होगा स्टार्ट, ओके, एंड पर्टिकुलर्स हो गए, आपका लेजर फोलियो हो गया, एंड देन यू विल बी हैविंग अ अमाउंट हियर। ये पर्टिकुलर होगा, मैं फटाफट लिख रही हूँ, एंड लेजर फोलियो, दैट, so that is the particulars, लेजर फोलियो अमाउंट, and this is the date। अब मान लेते हैं कि दिस इज ए गुरमीत अकाउंट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गुरमीत, कि गुरमीत का कोई अकाउंट रूपा के बुक्स के अंदर होगा कहीं पे, तो जब गुरमीत ने 12,000 इस कंपनी को रूपा को दिए, 12,000 दिए, तो रूपा कंपनी के पास 12,000 तो आ गए, पर कहीं ना कहीं इस गुरमीत के अकाउंट में ऑलरेडी पहले ये होगा कि हैज टू पे 12,000, ठीक है, तो ये डेबिट हुआ है, तो इसको यहाँ पे हमको क्रेडिट भी करना है, सॉरी मैं पर्टिकुलर्स में लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश का अकाउंट आ जाएगा, दिस विल बी द November 4th। अंडरस्टैंड कर रही हो? सो इसकी ऑपोजिट एंट्री गुरमीत के अकाउंट में होगी, बाकी कैश के अकाउंट में होगी, तो यहाँ पे क्रेडिट है, अगर ये सॉरी ये डेबिट है सारा कुछ, तो अंडरस्टैंड करें कि इसकी ऑपोजिट एंट्री जो है वो क्रेडिट ही होगी, पर किसी और अकाउंट में होगी। तो जैसे इसका गुरमीत का हो गया, फिर लेट्स से यहाँ पे कोई हमारे पास सेल्स का अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सेम आइडिया कि अगर सेल्स है 28,000, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, you guys can understand particulars। तो ये कैश के अकाउंट से आ रहा है, we will say November
16। तो इन सबके लिए कोई ना कोई काउंट होगा, सेल्स का एक होगा, गुरमीत का एक होगा, बैंक का एक होगा, रेंट का एक होगा, लाइक ऑल ऑफ देम, फर्नीचर का एक होगा, ठीक है। सो ये इंडिविजुअल अकाउंट्स रूपा के फाइनेंशियल बुक्स के अंदर होंगे, तो वहां पे इसके ऑपोजिट एंट्री होगी। अगर ये क्रेडिट है तो उन बुक्स में, अगर सपोज मैं आपको एक क्रेडिट साइड का दिखा देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये रेंट का है, ठीक है, तो ये अमाउंट है आपके पर्टिकुलर, ये अमाउंट, डेट, तो मान लिया वो रेंट है, सो रेंट लाइक लेट्स से 2500 क्रेडिट है वहां पे, तो इसका मतलब ये भी याद रखो, ऐसे भी याद रखो, सो दैट यू डोंट डू अ मिस्टेक इन योर एग्जाम। इसका मतलब ये डेबिट में ही होना चाहिए। अगर आप इसको क्रेडिट में ये करते, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग देन यू आर डूइंग इट, ठीक है। आपकी या तो ये एंट्री गलत है, या फिर आपकी कैश में कहीं गलत है, जो आप इसको ऑपोजिट गलत ले रहे हो अगर आपने डेबिट में लिख दिया। सो मेक श्योर कि अगर वहाँ पे क्रेडिट में लिखा है रेंट है 2500 है, उसका डेबिट है, वो डेबिट होना चाहिए 21, एंड देन वी विल राइट कैश अकाउंट में हुआ है कि हमने कैश पे किया 2500। अब देखो रेंट है वो एक्सपेंस है, आपको इस तरह से भी याद रखना है कि जो एक्सपेंस है वो कैपिटल को कम करता है, अगर कैपिटल कम होता है तो इट्स गोइंग टू बी डेबिटेड, दैट इज द नेचर हियर, सो दैट इज राइट, हमने इसको डेबिट में किया। सो दिस इज अ लॉजिक, सो इसको ऐसे फॉलो करोगे देन यू विल बी एबल टू आंसर ऑल योर एंट्रीज और जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। सो वी आर डन with this lecture. We will come with the double column book in the other one. Thanks a lot for watching.